everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and last class में हमने अपना inverse trigonometry chapter complete किया था and in today's class we will be starting off with a very new chapter and very important chapter of class 12, that is probability. So without any delay, let's get started. So before jumping on to the class 12th probability, let us recall the class 11th probability जो आप सभी पढ़ के आए होंगे and I'm damn sure किसी को याद नहीं होगा अभी तक. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. अगर आपके क्लास 11 के बेसिक्स पूरे होंगे तो आपको क्लास 12 में इजी होगा एंड अगर आपको क्लास 12 के बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको आगे फ्यूचर में अगर आप में से कोई भी स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स में आगे जा रहा है तो उसमें हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आगे भी प्रोबेबिलिटी आता है. तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी. तो हम क्या ढूंढते थे, हमें क्वेश्चन दिया होता तो हम उसमें हमें हम ट्रायल ढूंढते थे, हम उसको एक्सपेरिमेंट करते थे और उससे हम अपना प्रोबेबिलिटी निकालते थे. ठीक है. अब हम अपने इवेंट्स को कैसे डिनोट करते थे, जैसे अगर हमें दे रखा होता है कि एक इवेंट हमारा, मतलब अगर हमारा एक ट्रायल ए है एक ट्रायल बी है, तो उसमें से क्या है, एक इवेंट हो रही है, एक एक्टिविटी हो रही है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ऐसे ही बी एक एक्टिविटी एक इवेंट हो रहा है जिसके लिए हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ऐसे करते हम ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन से हम उसको डिनोट करते थे. अब पी ए क्या होता था, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, हमारा इवेंट ए कितनी बार अकर हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी. ऐसे ही पी ए डैश वो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट ए, मतलब हमारी जैसे एक होल पूरी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे देखो हमारे पास ए की पूरी प्रोबेबिलिटी ए है. ए नहीं मानते इसको, हम मान लेते हैं एस है, जिसमें से इतना हिस्सा हमारा प्रोबेबिलिटी ए का है. तो ये हमारी ए की प्रोबेबिलिटी हो गई और ये सब हमारा नॉट ए का प्रोबेबिलिटी हो गया. तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, सिंपली 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा 1 या 1 से कम ही होगी और नेगेटिव भी नहीं हो सकती कोई प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे जैसे देख लो पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये क्या है, हमें एग्जाम में दिया नहीं होगा ए यूनियन बी है या ए इंटरसेक्शन बी है, हमें एग्जाम में इसकी टर्म्स मतलब वर्डिंग्स में दे रखा होगा, या तो हमें दे रखा होगा ए और बी मीन्स ए यूनियन बी, ए इधर और बी मीन्स ए यूनियन बी, या फिर एटलीस्ट 1 गिवन होगा. तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ यूनियन की बात हो रही है. तो इधर मैं लिख देती हूँ और इधर और या एटलीस्ट 1. तो ए यूनियन बी होता क्या है, मतलब ए के जितने भी सबसेट्स हैं या जितने भी ए में सेट्स हैं, बी में जितने सेट्स हैं, दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं और जो इनका पूरा सेट बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी. अब पी ऑफ ए आपको पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए. पी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी. अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंड both common as well as simultaneously occurring. अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या होता है कि जो भी टर्म्स हमारे ए में है और जो भी टर्म्स हमारे बी में है, अगर उनमें कुछ सिमिलर है, मतलब जैसे अगर हमारे ए के सेट में 2 4 5 6 है, बी के सेट में हमारा 1 2 3 है,
ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन में क्या है, ओनली वन, दैट इज 2। तो वो चीज जो हमारी 2 है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो उसको हम वर्डिंग्स में कैसे डिनोट करेंगे, ए एंड बी लिखा होगा, बोथ लिखा होगा, बोथ द इवेंट्स, या फिर कॉमन ऑफ ए एंड बी लिखा होगा, या फिर ए एज वेल एज बी लिखा होगा, या फिर साइमल्टेनियसली अकरिंग इन ए एंड बी लिखा होगा। ठीक है, अगर ये लिखा है तो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप 6th पॉइंट सबको क्लियर है। 7th पॉइंट, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। ये कैसे निकालेंगे, मैंने ऊपर दिखाया था कि ए डैश को हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। तो इसका भी हम सेम ऐसे ही कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन बोथ ए एंड ए और बी। ठीक है, यहाँ पे यूनियन लगा देंगे ए और बी का। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे वर्डिंग्स में, नीदर नॉर। ठीक है, आगे 8th पे बढ़ते हैं। 8th हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी। बी का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें, सिर्फ एक। सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमारे पास ए और बी दोनों है। अब हमें यहाँ से सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की नहीं निकालनी। बट हमारे पास सिंगल ए की नहीं है प्रोबेबिलिटी, हमारे पास सिंगल बी की मतलब सिंगल ए की प्रोबेबिलिटी है लेकिन सिंगल बी की प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग एंड नॉट बी निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। इसको यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ए बट नॉट बी, या फिर ओनली ए, या फिर ए अलोन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी। आई होप सबको ये क्लियर है। 7th एंड 8th पॉइंट। 9th पॉइंट 8th पॉइंट का ही वही उल्टा है, व्हेन बी इज देयर एंड नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 10th पॉइंट पे आते हैं, एग्जैक्टली वन विल अकर। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले कि जब उसको सिर्फ एक टाइम ही अकर होना चाहिए। तो उसके लिए हम दोनों प्रोबेबिलिटीज जो 8th और 9th पॉइंट मैंने बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए को हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 11 पे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बी एंड सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सी एंड ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी एंड सी। इसको कैसे देखें हम, जैसे यहाँ पे मेरा एक सर्कल है ए का, ये बी का, ये सी का, ए बी सी। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाल दी पूरी, मैंने बी डाल दी पूरी, मैंने सी डाल दी पूरी। पेन चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को मैंने माइनस कर दिया, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी को माइनस कर दिया, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, वो इतनी बार माइनस हो रहा है, मतलब पहले वो इसके साथ माइनस हुआ, फिर इसके साथ माइनस हुआ, फिर इसके साथ माइनस हुआ। तो इसमें तो हमारी प्रोबेबिलिटी गलत आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को, जो ये हमारा छोटा सा ट्राइंगल है, इसको हम वापस से ऐड कर देते हैं ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी की जो है वो अच्छे से आए, हमारी एकदम एक्यूरेट आए। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया और डायग्राम से। पॉइंट नंबर 12 पे बढ़ते हैं। सो पॉइंट नंबर 12 सेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी दो सेट्स या मोर देन 2 सेट्स के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। तो मतलब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हमेशा 0 निकलेगा।
नल मैट्रिक्स होता है ए इंटरसेक्शन बी का। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं हमारे, जो ए में सारे इवेंट है और बी में इवेंट्स है, दोनों को ऐड करके हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो बन रहा है। मतलब जैसे मेरे ए में 1 2 3 है, बी में हमारा 4 5 है और हमारा यूनिवर्सल सेट था 1 से लेके 5 तक। तो इन दोनों का मैं यूनियन करूंगी तो मेरा यही आ जाएगा, इट मीन्स दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। अब अगर कोई भी हमारी इवेंट या फिर कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट रहा है में हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिखा है, मतलब अगर हमें लिखा है ए बी एंड सी both three are मतलब all three are mutually exclusive and exhaustive events, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के लिए इक्वल होगा। बट अगर इनमें से कोई यहाँ पे अगर नहीं लिखा है कि एक्सक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, तो 1 के इक्वल नहीं होगा। ये आप सब ध्यान में रखना। ये ओनली इफ है, ओनली इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है और एग्जॉस्टिव लिखा है तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होगी। अब हम क्लास 12 में एनसीआर का यूज करते थे जब हमारे पास मोर देन 1 आइटम होता था ड्रॉ करने का, जिसकी हम खुद कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे पास होता था कि 5 टाइम्स हमें ड्रॉ करना है कुछ, तो NC 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 लिखते थे हम। और लाइक अगर यूनियन करना है तो प्लस 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 करते थे, इंटरसेक्शन करना है तो इंटू 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 करेंगे। तो आई होप क्लास 11th आपको सबको अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है इसमें, सब कुछ अच्छे से रिकॉल हो गया, रिवाइज हो गया। तो आई होप हम क्लास 12 पे बढ़ सकते हैं आगे। तो क्लास 12 पे आते हैं। अब क्लास 11th में तुमने सेट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी की थी, क्लास 12 में हमारे पास सर्टेन टॉपिक्स हैं जिसके मतलब सर्टेन टॉपिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है जिसको यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी लगानी है, मे बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम आगे सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में कौन सी प्रोबेबिलिटी लगती है और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये पूरा हम समझेंगे टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ये हमें ऐसे टाइप के फॉर्म में गिवन होती है पी ए बाई बी। अब इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, मतलब ये हमें रिक्वायर्ड है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। दिस मीन्स हमें पी ऑफ ए बाई बी निकालनी है जब हमारे पास ए की अकरेंस है बी के प्रेजेंस में गिवन है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम उल्टा कर दे तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक तो मैंने आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मूला शीट का लिंक है। आप डेली रिवाइज करो फॉर्मूला शीट्स को, क्योंकि क्लास 12 में चैप्टर्स में बहुत फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको वो टिप्स में नहीं रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत दिक्कत होगी एंड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि एंड मोमेंट पे बहुत प्रेशर आ जाता है एग्जाम में, आपको चीज़ें याद नहीं रहती है। तो अगर आप डेली रिवाइज करोगे फॉर्मूला शीट्स को तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए तो स्पेशली फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहना, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फॉर्मूला है पी ए बाई बी का, पी ए ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बी। इसको हम कैसे याद करेंगे? ए और बी का इंटरसेक्शन ऊपर कर दो और जो नीचे है जो डिवाइड में है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन पहले तो अच्छे से आपको रीड करना है। अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपको निकालना क्या है और दिया क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस ही होता है कि सबसे पहले आप रीड करो, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम रीड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा रीड
करो क्वेश्चन को, बट इस टाइम आप राइट करो. दिस इज एनालाइजिंग द क्वेश्चन, writing what is given and what the question is asking you to find. ठीक है, और उसके बाद finding answer. तो ऐसे आपको अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है. तो रीड करोगे आपको पता चलेगा अरे हमें इवेंट ए निकालना है, हमें इवेंट बी हमें गिवन है. तो ए का सेट हमारा गिवन है, बी का सेट हमें गिवन है. हम पहले ए इंटरसेक्शन बी का सेट निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करेंगे. मतलब इंटरसेक्शन में सपोज हमारी 4 टर्म्स आई है, ओरिजिनली हमारी 5 टर्म्स थी, तो 4/5 कर देंगे. और फिर बी का निकालेंगे, बी में हमारी कितनी टर्म्स है. तो बी में हमारी 5 टर्म, मान के चलो 3 टर्म्स है, ओरिजिनली हमारी 5 टर्म्स थी. तो ये फिर इन दोनों का हम करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3. ठीक है, तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है आप लोगों के लिए. तो लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल. हमें गिवन है कि इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ ए, इवेंट की हमारा है कि हमें इवन नंबर चाहिए. सेट हमें दे रखा है 1 से लेके 10 तक, इसमें हमारे सिर्फ इवन नंबर आने चाहिए. और बी में हमारा आना चाहिए कि बी में 3 से ज्यादा वाले नंबर होना चाहिए, मतलब 3 से ऊपर जितने भी टर्म नंबर आते हैं वो होना चाहिए 10 तक. तो इसमें हम पहले ए का सेट निकाल लेंगे, वो होगा 2, 4, 6, 8, 10. और बी में हमारा होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब बी में हमारे 3 से इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारे इक्वल टू में नहीं दे रखा, सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ है. तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, वो हमारा आएगा 4, 6, 8, 10. अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया, ये हमारी 4 टर्म्स आई. पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स आई है ना. तो अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए बाय बी, विच इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी. इंटरसेक्शन का 4 था, ये हमारा 7 था. अगर ऐसे ही इसका उल्टा करना हो तो उल्टे, मतलब अगर हमें पी ऑफ बी अपॉन ए निकालना हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो यही रहेगा, नीचे पी ऑफ ए आ जाएगा. और पी ऑफ ए हमारे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5. तो पी ऑफ ए हमारी यहाँ पे 5 टर्म्स है, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5. ठीक है, आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये. तो हमारी ओरिजिनली यहाँ पे कितनी टर्म्स थी, 10 टर्म्स थी. तो 4/10 लिखेंगे, इसको 7/10 लिखेंगे और इसको 5/10 लिखेंगे. ये ऐसे ऐसे करेंगे तो 10 10 तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं था. तो हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, विच इज एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ द एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 7. अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम मोस्टली एनसीईआरटी के बुक से ही करेंगे, तो मेक श्योर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स आपके साथ होंगी हमेशा. तो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है यहाँ पर. तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ सब. So example number 7 says, consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again, but if it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4, given that there is at least one tail. तो हमें सारी अपनी गिवन की चीजें दे रखी हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो इवेंट है वो क्या है, हमें जो फाइंड करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड है. डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4. नंबर, हम अपने इवेंट्स को जितना पॉसिबली शॉर्ट लिख सकते हैं उतना लिखेंगे. डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4. बी हमारा क्या गिवन है,
there is at least one tail, at least one tail। और हमारा सेट क्या बन रहा था, सेट था, दोबारा पढ़ेंगे, कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, टॉस करेंगे, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन एंड इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। तो अगर हेड को टॉस करेंगे सबसे पहले, तो अगर टॉस करने के बाद हेड आ गया तो ठीक है, अगर हेड टॉस करने के बाद टेल आया तो हमें आगे जाना है कि टेल टेल के साथ हमें एक डाई डाई थ्रो करनी है। तो टेल है हमारा 1, टेल आया तो 2 आ गया, टेल आया तो 3 आ गया, टेल आया तो 4 आ गया, टेल आया तो 5 आ गया एंड टेल आया तो 6 आ गया। तो ये हमारा सेट बन गया। था क्या, हमें हमारे पास यहाँ पे हेड टॉस मतलब हमें कॉइन टॉस करना है। अगर एक बार टॉस किया, उसके बाद जब दोबारा टॉस किया तो अगर तो हेड आया तो ठीक है, तो हमें बस कॉइन टॉस करना है दोबारा। अगर तो दोबारा टॉस करने का टेल आया तो हमें डाई थ्रो करनी है। तो अब हमारे पास यही है पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे हो सकते हैं। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यहाँ पे मैं एक और पेन से आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 हेड आने की, ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी 1/2 हेड आने की, ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी 1/2 हेड आने की और टेल आने की 1/2, यहाँ पे थी 1/2 टेल आने की और 1/6 डाई आने की। डाई से 1 नंबर, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं ना एक डाइस पे, तो हम ऐसे ऐसे सबकी प्रोबेबिलिटी बना देंगे। तो पहले हम अपना ए का सेट बना लेते हैं। ए का सेट हमारा क्या आएगा, डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये हमारा है T5 एंड T6 और बी हमारा क्या है, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल हमारी आती है, ये है हमारा हेड टेल, then tail 1, then tail comma 2, then tail comma 3, then tail comma 4, then tail comma 5, then tail comma 6। ठीक है, हमारे ए और बी का सेट बन गया है। अब हमें निकालना है एक मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, हमारी टेल कॉमा 5 की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1/2 इंटू 1/5 है ना, क्योंकि दोनों की सेम नहीं है, डाई के पास 6 नंबर है। कॉइन टॉस हम दो के बीच में करते हैं, एक हेड एक टेल के बीच में, और प्लस होएगा इसमें क्योंकि हमें इसका भी साथ में निकालना है, तो ये भी होगा 1/2 इंटू 1/6 होगा 1/6 which will be 1/6 itself। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा h कॉमा टी हमारा क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 है ना, और यहाँ पे हमारी 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस करेंगे 6 इंटू 1/2 इंटू 1/6, कैंसिल आउट हो गया 1/4 प्लस 1/2 विच विल बी 3/4। अब हमें बस अपनी लास्ट क्वेश्चन में हमें मांगा था वो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event B given that given of event B, तो ये होगा P A intersection B divided by P of given event B which will be 1/6 upon में 3/4, तो ये होगा माइनस ये 3, तो ये 2/9 विल बी आर फाइनल आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है, सबको अच्छे से समझ आ गया हो। ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 13.1 का।
तो उस पे एक बार आ जाओ सभी। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 comes up, throw the die again, and if any number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. तो हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड करा, अच्छे से समझा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमारा क्वेश्चन है। हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमें है द कॉइन शोज अ टेल। द कॉइन शोज अ टेल। हमें गिवन क्या है यहाँ पर? एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। और हमें अपना सेट पहले बना लेते हैं। तो सेट में क्या है? हमें सेट में बोला है कि हमें डाई थ्रो करनी है। अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो ठीक है, तो थ्रो करते जाओ। लेकिन अगर कोई और नंबर आ गया विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें कॉइन टॉस करना है। तो 3 का मल्टीपल 3, 3 का मल्टीपल 6, 3 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 1। आ गए हमारे पास नॉन मल्टीपल्स 2, 5 एंड 4। अब हमने 4 के साथ पहले 2 के साथ हमने कॉइन टॉस किया, तो क्या आया? यहाँ पे लिखा था, हाँ, 2 के साथ हमने कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसे ही 4 के साथ कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 1 के साथ हमने कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही 5 के साथ हमने कॉइन टॉस किया तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट बन गया। अब हमें ए क्या बोल रहा है? ए का सेट हमारा क्या है कि कॉइन टेल शो करना चाहिए। तो टेल शो करने वाले हमारे यहाँ पे 2 कॉमा टी है, 4 कॉमा टी है, 1 कॉमा टी है एंड 5 कॉमा टी है। अब भी हमारा क्या गिवन है कि हमें एटलीस्ट वन डाई ऐसी चाहिए जो कि 3 शो करती हो। तो हमारी ऐसी डाई जो हमें एक नंबर 3 हमारा डाई पे शो हो रहा है, वो होगा एक तो 3,3, एक 3,6, एक 3,1, एक 3,2, एक 3,5, एक 3,4 और एक ले लो 6,3। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में आ जाता है। तो अब अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी का निकालेंगे, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी भी ना निकाले, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ही देखें, तो कुछ कॉमन लग रहा है? दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन हमारा नल सेट है। और प्रोबेबिलिटी अगर हम ए बाय बी निकालने चलेंगे तो हमारे पास होता क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ गिवन इवेंट बी। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा नल सेट है, जो कि हमारा जीरो जीरो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। एक प्रॉपर्टी है ए डैश बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए सबको कि ये आया कैसे। तो पहले हम टेकिंग LHS। अब after taking LHS, I'll write P A dash B as P A dash intersection B divided by PB, which is simply P of B minus of P of A intersection B divided by PB. तो PB upon PB माइनस ऑफ P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB।
ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, यही होता है। ये आर एच एस हमारा आ गया इक्वल्स टू आर एच एस, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया कि ये कैसे प्रूव हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, आगे हम एक क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे सब आ जाओ। miscellaneous exercise का question number 9. So question number 9 says an electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. तो हमें दे रखा है P A fails 0.2 है, P B fails alone is 0.15, P A and B fails मतलब दोनों का intersection है ये वाला 0.15, and we have to evaluate the following probabilities. The first part says PA fails but B has failed. Given that A fail कर रहा है, given that B failed है, and second है A fails alone. तो निकालेंगे, तो हमें दो सबसिस्टम्स दे रखा है, तो A को let A be the subsystem, A fails. Let B be the subsystem when B fails. जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे, P of A fails is 0.2, which is basically PA equals to 0.2, P fails alone is 0.15, which is basically P B intersection A का complement 0.15, and P A and B fails, P of A and B fails, ये given है 0.15, which is basically P of A intersection B equals to 0.15. अब हमें निकालना क्या है, P A fails but B has failed. P A fails but B has given that failed. तो पहले B की फेल्ड की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा आएगा A इंटरसेक्शन B PB। अब PB कैसे फेल कर रहा है, B फेल्स अलोन, तो ये हमारा क्या होता है, ये इक्वल टू होता है PB माइनस ऑफ P A इंटरसेक्शन B। PB हमें ढूंढना है और A इंटरसेक्शन भी हमारा 0.15 है ना। तो यहाँ पे हमारा 0.15 इक्वल टू में ये 0.15, तो पी भी हमारा क्या आएगा 0.3। तो अब यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B हमारे पास गिवन है 0.15, 0.30 हमने निकाल दिया, ये हमारा 1.2 विच इज बेसिकली 0.5 आ गया आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर यही हुआ, चेक कर लेते हैं। करेक्ट। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A fails alone, which is P of A intersection B का complement, which is equals to P of A minus P of A intersection B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास 0.2 है, माइनस A इंटरसेक्शन B हमारे पास 0.15 है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.05, 0.05 विच इज आर आंसर। ठीक है, तो सबको अच्छे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आ गई होगी आई होप। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने अच्छे से समझा, क्लास 11th हमने रिकॉल की,
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चंस भी किए, ऑल्दो हमने ज़्यादा नहीं कर पाए, बट हम करेंगे। तो आज की क्लास का मैं होमवर्क दे देती हूँ आपको। एक्सरसाइज 13.1 करनी है। तो एक्सरसाइज 13.1 जितनी हो सके उतना करने का ट्राई करना। हम आगे वाली क्लास में पूरे सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। बट अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, पहले हम वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। मैं धीरे धीरे बीच बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराती रहूंगी, उसकी आप टेंशन मत लो। बट 13.1 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, आपको करना है। एक्सरसाइज 13.1 होमवर्क। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रही। काफ़ी प्रोडक्टिव था क्लास हमारा आज का। हमने काफ़ी अच्छा टॉपिक, इजी स्कोरिंग टॉपिक अच्छे से समझ लिया, उस पर क्वेश्चन भी करे और क्लास 11th में हमने अच्छे से रिवाइज कर ली। तो आगे आने वाली क्लास में हम प्रोबेबिलिटी ही कंटिन्यू करेंगे। इसके जितने भी हमारे पास बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो जितने भी ये वाले टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, उस पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज, तो इसको क्लियर रखना अपना। एंड अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो टू योर फेलो मेट्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।